नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का अध्याय 14। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है और ऐड ग्रेड में नहीं लिखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाके आप उनको देख सकते हो और वहां से उनको समझ लीजिए। यहाँ देखिए अध्याय 14 में दिया गया है सममिति। सममिति माने समान जो होती हैं उसको हम सममिति बोलते हैं। तो यहाँ सममिति के बारे में देखिए, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 1, अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाले कुछ उदाहरण दीजिए। जो सममिति दर्शाती है यानी समानता उनमें जो रहती है कि हम उनको कहीं से भी काटें तो वो समान दिखें। तो इस प्रकार से देखिए हमारे आसपास में जो है पेड़ की पत्तियां रहती हैं। यदि पेड़ की पत्तियों को सीधा काटा उनमें एक सममिति होती है। धार में कुछ चिन्ह भी होते हैं, फूल होते हैं, बर्तन होते हैं, कपड़े इत्यादि, है ना। ये किसकी सममिति आकृतियां हैं, इनके ये उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया गया है कि समबहुभुज सममित आकृतियां होती हैं। जो समबहुभुज होते हैं वो सममित आकृतियां होती हैं। तो बताइए प्रत्येक समबहुभुज में कितनी सममिति आकृतियां या रेखाएं होती हैं। जो सममित रेखाएं होती हैं ना, सममित खींचते हैं कि उनको हम बांटे तो बराबर बराबर बंटना चाहिए। तो ये ऐसी कितनी सममिति रेखाएं होती हैं। तो यहाँ देखिए प्रत्येक समबहुभुज में उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। ठीक है ना। तो जो भी बहुभुज होगा, समबहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही उसकी सममिति रेखाएं होती हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं हम अभी 7वीं में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें मीन्स कम मेरिट की परीक्षा देना है कक्षा 8वीं में। कौन सी? मीन्स कम मेरिट। मीन्स कम मेरिट की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। अब यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। एक यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज दिया है और एक वृत्त दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए इस प्रकार से हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं, और हम यदि इस प्रकार से एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा के संगत शीर्षलंब या उसकी माध्यिका बोलते हैं। ये नाम हम उसको दे सकते हैं, या तो शीर्षलंब कहेंगे या माध्यिका कहेंगे। और वृत्त में, और एक वृत्त में वृत्त का व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? व्यास। देखिए सममिति होती क्या है। सममिति आकृतियां, जैसे हम भुजा के ये दो समान भुजाएं हैं, बराबर बराबर हैं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जो आधार होता है इसके संगत खींचते हैं हम। तो यहाँ से हम सीधी एक लाइन खींच देते हैं। ये हम यदि सीधी लाइन खींचते हैं तो आधा त्रिभुज इस तरफ आधा इस तरफ बढ़ जाता है, ये सममिति रेखा होती है। तो ये जो रेखा हमने खींची है इसको हम शीर्ष लंब बोलते हैं या इसको माध्यिका बोलते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से वृत्त में यदि हम इस प्रकार से आधा आधा बांट दें, इसको सीधी एक रेखा खींच दें, ये सममिति रेखा है। तो ये वृत्त का क्या कहलाता है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम वृत्त का व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। तो इसका क्या नाम दे सकते हैं? वृत्त में, एक वृत्त में हम उसको व्यास कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया है। मैंने बताया कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो है मीन्स कम मेरिट परीक्षा कक्षा 8वीं में होती है। और ये मीन्स कम मेरिट जो परीक्षा है इसमें जो है 8वीं से प्रत्येक बच्चे को 12वीं, 9वीं से 12वीं तक 8वीं में परीक्षा होती है, और 9वीं से 12वीं तक प्रत्येक साल 12,000 रुपया मिलता है। 12,000। और ऐसे 4 साल में 48,000 रुपया स्कॉलरशिप देती है शासन, यदि हम ये परीक्षा देते हैं और ये परीक्षा हम पास कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये कक्षा 7वीं में जो कोर्स रहता है यही कोर्स जो है ये आधा इसका और आधा 8वीं का कोर्स आता है। इसलिए हमें अभी से तैयारी भी करना है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसी चैनल पर इसकी वीडियो भी डली हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हो, और मैं इसकी तैयारी भी करवा देता हूँ जिससे कि बच्चे इसमें पास हो जाएं, निकल जाएं। तो देखिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखिए।
तो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, इस प्रकार से दिख रहा होगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी भी रहती है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए वीडियो लाइक भी कर लीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपको ये जो है हमने समझाया है समझ में आया है, आगे आपको वीडियो मिल सकें तो आपको इसको क्या करना है, लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये सब करना हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो चौथा प्रश्न दिया गया है इसको अच्छे से समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यानी सीधा और ऐसा तिरछा है ना, दोनों के अनुदेश परावर्तन सममिति यानी दर्पण परावर्तन से सम्मित संबंधित सम्मिति है, उसको दर्शाइए। जब हम जो यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की बात हो रही है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कौन से अक्षर होते हैं जो कि हम दर्पण में देखें तो हमें ज्यों के त्यों दिखें, तो ऐसे अक्षरों को हमें यहाँ क्या करना है, बताना था, ठीक है ना, कि यदि हम दर्पण में उनको देखते हैं तो वो ज्यों के त्यों दिखते हैं, वही कहलाते हैं, चाहे हम उनको ऊर्ध्वाधर देखें चाहे क्षैतिज में देखें, कैसे भी देखें हम उनको, हमें ज्यों के त्यों दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी अक्षरों में परावर्तन सम्मिति दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण के अनुदेश कौन कौन से अक्षर होते हैं, एच होता है, आई होता है, ओ होता है और एक्स होता है। यदि हम इनमें दर्पण को देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल ज्यों के त्यों दिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न किसमें, मीन्स का मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अभी से ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममिति रेखाएं हैं, ठीक है ना, तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें एक क्रम से अधिक की घूर्णन सममिति होगी। तो हाँ देखिए, जब आकृति में 2 या अधिक रेखिक सममिति होती हैं, 2 या अधिक रेखाएं होती हैं, तो आकृति में क्रम 1 से अधिक घूर्णन सममिति होती है, बिल्कुल ये निश्चित होता है। यहाँ पर देखिए प्रश्न 6वां दिया है कि किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 अंश के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोण के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए जो अन्य कोण होते हैं 60 के अलावा 120, 180, 240, 300 और 360, 60 के लिए निश्चित होती है, क्योंकि हमारी जो आकृति होगी इस प्रकार की होगी 60 अंश की, और यहाँ पर ये रहता है केंद्र। अब हम यदि केंद्र के परितः इसको आगे ले जाते हैं, है ना, तो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा, तो कितना होगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा ना। यहाँ पे यदि हम फिर यहाँ पे ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 पूरी लाइन हो जाएगी, 180 के बाद यहाँ 240 आ जाएगा, 240 के बाद यहाँ 300 आ जाएगा, 300 के बाद यहाँ 300 के बाद 360 आ जाएगा। पूरी एक परितः यदि हम घुमाते हैं तो इस प्रकार के अन्य कोण भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 7वां दिया है कि निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा क्या है, वो दर्पण रेखा है, बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है, और बिंदुकित जो है वो दर्पण है, उस रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके उसमें प्रत्येक आकृति को पूरा करना है। तो आप बिंदुकित रेखा के अनुदेश एक दर्पण रख सकते हैं और फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं, और फिर बताएं कि साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम क्या है, नाम लिखिए। यदि हम इसको आधी आकृति को जो सममिति रेखा थी यहाँ दर्पण रखते हैं तो इस तरफ ये पूरी आकृति इस प्रकार से दिखती है, और इस आकृति का नाम हो जाता है वर्ग। क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे कि ये वर्ग बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इस आदि सममित आकृति को देखते हैं तो ये कौन सा, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ इसके नाम लिख दीजिए। इन चित्रों को आप द्वारा ही बना सकते हो या इसी को पूरा कर सकते हो। और यहाँ देखिए इस प्रकार से हम इसको दर्पण में रखें तो ये यहाँ पे मिली हुई दिखती है, यानी ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। और यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज होता है, ये कौन सा, समचतुर्भुज। इसकी चारों भुजाएं ये बराबर दिखती हैं। और यहाँ पे देखें तो हम इस गोले को आधे को पूरा करते हैं तो ये वृत्त दिखने लगता है, क्या, वृत्त, ठीक है ना। तो इसको वृत्त, ऐसा नीचे मात्रा रहती है वृत्त की। चलिए, और यहाँ देखिए यदि हमने इस आकृति को पूरा किया तो ये पंचभुज बन गया, ठीक है ना। ये समपंचभुज है तो इसको पंचभुज कहेंगे, ये पंचभुज है,
ठीक है। इसी प्रकार से आधी आकृति बनी थी इसमें, आधी और इस प्रकार से हम दर्पण में देखते हैं तो ये षष्ठभुज की आकृति दिखती है। इस प्रकार से ये हम लिखेंगे, इस आकृति का नाम है षष्ठभुज। ठीक है, तो हमें इनको पूरा करके और इनके नाम लिख देना है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है। इस प्रश्न 8 में दिया है कि निम्न आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममिति रेखाएं यदि हों की पहचान कीजिए। तो यहाँ देखिए सभी जो आकृतियां हैं इन सभी में सममिति रेखाएं हैं, और देखिए आपको इस प्रकार से सममिति रेखाएं बना लेना है, जैसे मैंने ये खींच दी है स्केल से। आप इस प्रकार से कि इनको यदि हम यदि कोई भी रेखा खींचते हैं तो ये उसका बिल्कुल ज्यों की त्यों सममिति आकृति दिखती है। तो जिसमें जितनी सममिति रेखाएं अधिकतम खींची जा सकती हैं उनको आप खींच लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए सभी में सममिति रेखाएं हैं, लेकिन जो यहाँ पे आकृति एफ दी गई है इनमें लिखा है कि विविध सममिति रेखाएं, यानी एक से अधिक हों, विविध होना चाहिए। तो यहाँ देखो एफ में सिर्फ एक ही सममिति रेखा है, यानी ये विविध सममिति नहीं है, विविध नहीं है, एक ही है। और बाकी में विविध सममिति रेखाएं हैं। तो ए बी सी डी ई जी और एच में क्या लिखेंगे, विविध सममिति रेखाएं हैं। इनमें विविध सममिति रेखाएं हैं और एफ में मात्र एक ही है, इसलिए इसमें विविध सममिति रेखाएं नहीं हैं, इसको विविध सममिति रेखाएं नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इनको खींच लीजिए। चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 9 दिया गया है कि प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। जो यहाँ पे इनका घूर्णन हो रहा है उसमें जो सममिति बन रही है उसका क्रम बताइए क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो ए नंबर की आकृति दी गई है इसमें क्रम में 2 की घूर्णन सममिति है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पे 2 पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पर ये इसकी दिशा भी यहाँ पे क्रम होगा, तो इसका इस तरफ से ये ऐसी घूमेगी और ये 180 अंश के एंगल पर घूमेगी। इसी प्रकार से यहाँ जो है बी वाली आकृति में भी 2 की घूर्णन सममिति होगी, क्योंकि यहाँ पर भी 180 अंश के घूर्णन से ये घूम सकती है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज में 3 घूर्णन सममितियां हैं, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में 3 घूर्णन सममितियां और यहाँ पे ये पंखुड़ियां बनी हुई हैं, इनमें देखिए इनमें 4 घूर्णन सममितियां हैं और ये इनका क्रम होगा। तो अपन इनको बिल्कुल ऐसे राइट एंगल से घुमा सकते हैं। तो इसमें 4 की घूर्णन सममिति है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आकार दिया गया है कि किस आकृति में घूर्णन होना है। तो यहाँ देखें वर्ग, आयत, समपंचभुज, समबाहु त्रिभुज, सम यहाँ पे षष्ठभुज दिया है, वृत्त और अर्धवृत्त में। इन सभी में बताया कि घूर्णन का केंद्र होता है क्या। हाँ, तो सभी में लिख दीजिए कि सभी में घूर्णन का केंद्र होगा, क्योंकि इनमें सममिति बन रही है। तो घूर्णन की सममिति का क्रम क्या होगा कि इसमें कितने क्रम में यह घूर्णन होगा। तो जो वर्ग होता है उसमें 4 के समिति में घूर्णन होगा, आयत में 2 का होगा, सम जो चतुर्भुज होता है उसमें भी 2 का होगा, और समबाहु त्रिभुज में यहाँ पे घूर्णन 3 प्रकार से 3 समितियों में ही घूर्णन होगा इसमें। और सम षष्ठभुज में होता है तो उसमें 6 जो होता है 6 भुजाओं के अनुदेश उसमें जो है घूर्णन समिति में किया जा सकता है। और व्रत में तो असीमित है, क्योंकि व्रत में तो इतनी घूर्णन आकृतियां बन सकती हैं, सभी के समेत इसको घुमाया जा सकता है, तो वो तो अनंत है, ठीक है ना, असीमित लिख देंगे। और अर्धवृत्त जो होता है उसमें एक ही घूर्णन रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखें कि घूर्णन का कोण कितने कितने का होगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ग में 90 अंश के कोण होते हैं, है ना। आयत में 2 कोण 180 और 180 के इसमें 2 कोणों की समिति इसको घुमाया जा सकता है। सम चतुर्भुज होता है उसमें भी 180 अंश के कोण पे ही घुमाया जा सकता है, इसलिए इसमें 2 घूर्णन होते हैं। और जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें 3 यानी 120 अंश के कोण पर उसको घुमाएंगे, ठीक है ना। और सम षष्ठभुज में देखिए 6 रहते हैं, तो 60-60 के पे अपन लोगों ने घुमा के भी देखा। व्रत में देखिए तो असीमित होती हैं और इसमें प्रत्येक कोण के ही समेत इसको घुमाया जा सकता है व्रत में। अर्धव्रत जो होता है उसमें 360 अंश का कोण जो रहता है वो पूरा एक ही रहेगा, तो उसको सीधा पलट के ही घुमाया जा सकता है, उसमें एक ही घूर्णन होगा, बस, ठीक है। इस प्रकार से इन सभी को हमें देखना था, भर लेना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रश्न 1 से 10 तक जो प्रश्न दिए गए थे आपने अच्छे से समझे हैं और आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको लगता है कहीं कोई डाउट है, दिक्कत है, तो कमेंट्स करिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया है और आपने वीडियो को भी लाइक कर दिया है, थैंक यू, धन्यवाद।